हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी। और ये प्रोबेबिलिटी का आपका लेक्चर नंबर 8 है और ये जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ टेस्टिमनी। तो बेसिकली वैल्यू ऑफ टेस्टिमनी होता क्या है कि टेस्टिमनी के नाम से ही पता चलता है आपका कि टेस्टिमनी एक्चुअली जो वर्ड है वो हमारा कोर्ट कचहरी में यूज होता है। टेस्टिमनी का मतलब ये होता है गवाह, ठीक है ना, कि आपका कोई गवाह होता है। तो एक्चुअली में कन्फ्यूजन यहाँ पे आता है कि गवाह ये सब का चीज़ें मैथमेटिक्स में क्यों पढ़ना है और वो भी प्रोबेबिलिटी में। तो यहाँ पे थोड़ा सा यूज आता है उसका कि जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि जैसे एक क्राइम होता है, कहीं पे एक मर्डर होता है, तो मर्डर होने पे क्या होता है ना कि वहाँ पुलिस जाती है और जो भी आपका क्राइम साइट होता है वहाँ के आसपास से लोगों से आपका स्टेटमेंट लिया जाता है कि एक्चुअली क्राइम किसने किया और आपने क्या देखा, ये वो। और वही स्टेटमेंट कोर्ट में जाता है हमारा, और कोर्ट में भी कुछ लोग जाते हैं गवाही देते हैं कि एक्चुअली मर्डर इसने किया, मर्डर उसने किया, या फिर मर्डर इसने नहीं किया। तो ये जो कैलकुलेशन होता है ना वो चीज़ फाइंड करने के लिए होता है कि एक्चुअली जो गवाही दे रहा है इंसान वो झूठ भी बोल सकता है, सच भी बोल सकता है। इंसान है, झूठ सच दोनों बोल सकता है। तो वहाँ पे देखा जाता है कि झूठ बोल रहा है तो कितना परसेंटेज चांस है कि वो झूठ बोल रहा है, या फिर कितना परसेंटेज। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका चांस आ गया कि चांस है, तो चांस ही तो प्रोबेबिलिटी होता है ना, कि कितना इतना परसेंटेज चांस है कि झूठ बोल रहा है। तो वहाँ पे मल्टीपल गवाह भी आते हैं कि बहुत सारे गवाही दिया जाता है, बहुत सारे लोगों से लिया जाता है, और उसके बाद वो स्टेटमेंट मैच कराया जाता है कि कितना परसेंटेज लोगों का स्टेटमेंट मैच हो रहा है और कितना जो है डिसएग्री कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैच भी कर रहा है तो एक्चुअली ये कितना परसेंटेज चांस है कि वो सारा जो स्टेटमेंट जो दे रहे हैं लोग वो सच बोल रहे हैं या फिर आपको झूठ बोल रहे हैं। तो उसी चीज़ का यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और बेसिकली टेस्टिमनी जो आपका टॉपिक है एक्चुअली में ये एक एप्लीकेशन है आपका बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम का ही एक एप्लीकेशन है। जैसे उसमें हम लोग टी डायग्राम के थ्रू बनाते थे, पर इसमें नहीं बनाएंगे। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है, क्योंकि अगर इसको प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली नहीं समझा जाए तो इसका क्वेश्चन ही नहीं पता चलता है, क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं होता हमारा, ठीक है। तो इसको बताने से पहले आपको एक्चुअली ये बताते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो पिछले एक दो तीन लेक्चर पहले आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताए थे। तो उसमें क्या होता था कि दो इवेंट होता था, कि इवेंट एक ए है और एक इवेंट बी है हमारा। जैसे दो इवेंट होता था कि इवेंट ए है और एक इवेंट बी होता था। तो उसमें क्या पूछा जाता था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए when B is already happened, या what is the probability of event A when B is given, या फिर what is the probability of event A when B is already occurred। और उसको मैथमेटिकल नोटेशन में हम लोग कुछ ऐसा लिखते थे कि probability of event A when B is already happened, या फिर ऐसे भी लिखते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लाइस बी लिखते थे। और इसका जो वैल्यू होता था वो क्या होता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता था। या फिर ऐसे भी लिखते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपन, इसका वैल्यू होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा एक्चुअली में यूज आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ टेस्टिमनी में क्या देखते हैं कि वैल्यू ऑफ टेस्टिमनी समझने से पहले, और इसका एक थोड़ा सा फॉर्मूला जनरेट करते हैं हम लोग, वो चीज़ जनरेट करने से पहले एक सिनारियो को समझते हैं एक इलस्ट्रेशन के हम लोग हेल्प से। तो इलस्ट्रेशन क्या है वो चीज़ ध्यान से देखिए हमारा। तो ये है हमारा इलस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ही बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि हु किल्ड द टीचर। एक क्लासरूम है, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक टीचर पड़े हुए हैं और टीचर के पीठ पे चाकू लगा हुआ है। टीचर को किसी ने तो मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासरूम में एक टीचर था, तीन स्टूडेंट है हमारे ए बी और सी। यहाँ पे ए है, बी है और यहाँ पे सी बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे टीचर का मर्डर हो गया एक्चुअली। तो मर्डर कौन किया होगा, इन्हीं तीनों लोग में से कोई मर्डर किया होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे पुलिस आएंगे, ठीक है, और सबका अपना अपना स्टेटमेंट लेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली पुलिस आया, ठीक है, और ए से पूछा, ए को बुलाकर अपने पास में बुलाया, उससे पूछा कि अगर तुम यहाँ पे थे तो बताओ कि एक्चुअली ये मर्डर जो हुआ वो किसने किया। तो एक्चुअली ए क्या बोलता है उसको ध्यान से देखिएगा कि ए जो स्टेटमेंट हमारा देता है वो ए देता है ये कि एक्चुअली जो मर्डर जो की वो सी ने की। सी मतलब लड़की ने, ठीक है।
इसका स्टेटमेंट हो गया। फिर आपका बी से पूछा जाता है, पुलिस बी को बुलाता है और उससे पूछा जाता है कि अगर तुम यहाँ पे थे तो तुम बताओ कि एक्चुअली ये टीचर का जो मर्डर किया है वो किसने किया है। तो बी जो आपका स्टेटमेंट देता है वो क्या देता है, बी भी सेम देता है। बी जो लड़का है वो भी बोलता है कि एक्चुअली जो मर्डर जो हुआ वो सी ने की है, यानी कि लड़की ने की है। ठीक है, अब यहाँ पे दो सिनारियो हो सकता है कि एक्चुअली में मर्डर जो हुआ है वो सी लड़की ने ही की है और दोनों सच बोल रहा होगा। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि लड़की मर्डर नहीं की है लेकिन दोनों झूठ बोल रहा है और सेम झूठ बोल रहा है, दोनों सी को फंसाने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअली जो मर्डर जो हुआ है वो सी ने की ही। तो यहाँ पे दो केस बनता है, केस नंबर फर्स्ट और एक केस सेकेंड बनता है हमारा ए और बी के बारे में, कि दोनों को दोनों सही दे रहा होगा स्टेटमेंट, मतलब दोनों जो हुआ वो बता रहा होगा कि अगर एक्चुअली में सी मर्डर की है तो दोनों सच बोल रहा होगा, या फिर दोनों को दोनों झूठ बोल रहा होगा। ठीक है ना, यही चीज होता है। और दोनों अगर सेम स्टेटमेंट दे रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट मैच बोलते हैं। या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, सेम स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट मैच कब होता है कि जब दोनों का दोनों इंसान सेम चीज बोले तभी तो स्टेटमेंट मैच होगा ना। अगर अलग अलग बोला जाए तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो दोनों सेम कब बोल सकता है, या इधर दोनों सच बोल सकता है, या फिर दोनों आपको झूठ बोल सकता है। कि दोनों पुलिस को बोला होगा कि एक्चुअली जो मर्डर जो की है वो सच की है, इसी की है। तो ये चीज सच भी हो सकता है या फिर झूठ भी हो सकता है। झूठ कैसे हो सकता है और दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करेगा, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि एक्चुअली जो मर्डर जो की है वो सी ने ही की है। तो अगर ए बोलेगा, सच बोलेगा ये, तो वो बताएगा कि सी ने किया है। लेकिन बी जो होगा वो अगर कॉन्ट्राडिक्ट करना होगा तो सी के बारे में वो बताएगा ही नहीं, किसी और के बारे में बताएगा। हो सकता है डी हो, ई हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सी के बारे में नहीं बताएगा। तो सी के बारे में जैसे ही वो नहीं बताएगा तो यह स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। और इस केस में स्टेटमेंट मैच हमारा नहीं होगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि एक्चुअली दोनों जो बोला वो सेम स्टेटमेंट है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कि जो दोनों सच बोल रहा होगा व्हेन अ स्टेटमेंट आर मैच्ड। अगर स्टेटमेंट मैच हो रहा है तो उसका क्या पॉसिबिलिटी है कि एक्चुअली जो बोल रहा है इंसान वो दोनों सही होगा। तो ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया ना, कि अगर इसको इवेंट ए मान लेते हैं, ए बी है हमारा, ए इवेंट ए है, बी है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, मतलब दोनों ट्रूथ बोल रहा है व्हेन अ स्टेटमेंट इज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब स्टेटमेंट मैच ए बी वाला होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ टेल्स ट्रूथ इंटरसेक्शन स्टेटमेंट मैच, और स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट मैच। स्टेटमेंट मैच तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया हमारा कि दोनों सच बोल देगा भी और झूठ भी बोल सकता है। लेकिन ऊपर क्या है कि दोनों सच बोलना चाहिए और स्टेटमेंट मैच होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस सिनारियो में इसका अगर एक फार्मूला हम लोग देखते हैं तो कैसे देख सकते हैं कि अगर एक इंसान ए है हमारा, इसको सच बोलने का प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं P1 है, और ए इंसान बी जो है इसको सच बोलने का प्रोबेबिलिटी P2 है। तो अगर सच बोलने का प्रोबेबिलिटी अगर इसका P1 है तो इसको झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 माइनस P1 होगा, क्योंकि दोनों क्या है आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ठीक है, इसका सच बोलने का प्रोबेबिलिटी P2 है तो बी को झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 माइनस P2 हो जाएगा। अब इसी को फार्मूला में थोड़ा सा हम लोग वहां पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला अगर हम लोग देखा जाए तो फार्मूला क्या लिख सकते हैं कि दोनों सच बोले यानी कि P1 इंटू P2 होगा, कि फर्स्ट सच बोला सेकेंड भी सच बोला। ठीक है, और टोटल क्या हो सकता है कि दोनों सच बोले यानी कि P1 इंटू P2, या का मतलब ये होता है आपका प्लस, दोनों झूठ बोले तो 1 माइनस P1 और इंटू 1 माइनस P2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया आपका कि सच बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा व्हेन स्टेटमेंट इज मैच्ड। ठीक है, अब इसी को आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा यहाँ पे कि कोइंसिडेंस टेस्टिमनी क्या होता है कि इफ P1 एंड P2 आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ। ठीक है, यहाँ दोनों जो है
ट्रूथ बोल रहा है ऑफ टू इंडिपेंडेंट विटनेस ए एंड बी, दो इंडिपेंडेंट विटनेस है। इंडिपेंडेंट कैसे है, क्योंकि एक जो ए विटनेस है हमारा, उसका कुछ भी स्टेटमेंट हो बी पे थोड़ी डिपेंड करता है, वो तो अपना स्टेटमेंट देगा, और बी का जो स्टेटमेंट है वो ए पे डिपेंड नहीं करता, तो दोनों क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तब उसका क्या बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ स्पीक ट्रूथ व्हेन अ स्टेटमेंट, या मैथ नहीं मैच होना चाहिए, मैच। अब इसका जो वैल्यू है वो है हमारा ए, P1 इंटू पी टू अपॉन P1 इंटू पी टू प्लस 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 होता है, ठीक है। अब यही था हमारा वैल्यू ऑफ टेस्टिमनी, ठीक है। अब टेस्टिमनी का क्वेश्चन कैसे आता है वो चीज थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है कि ए स्पीक द ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, ठीक है, कि अगर वो 4 बार बोलता है तो 3 बार वो सच बोलता है, 1 बार झूठ बोलता है। बी जो होता है वो 6 बार में 5 बार सच बोलता है, 1 बार झूठ बोलता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, हाँ यहाँ पे देखना है कि दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अगर ट्रूथ का देखा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है इसका 3/4, तो इसका झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा। बी का प्रोबेबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच बोलने का 5/6, तो इसको झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा हमारा 1/6, ठीक है। अब कॉन्ट्राडिक्ट कब कर सकता है हमारा, कॉन्ट्राडिक्ट तो तभी कर सकता है ना कि अगर एक ए है और ए बी है, दोनों को दोनों, एक सच बोलता है, ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि ए झूठ बोले और बी सच बोले। और कोई केस तो बन सकता है नहीं है हमारा कि दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कब होगा, जब ए सच बोले और बी आपको झूठ बोले, या फिर ये भी हो सकता है कि ए झूठ बोले और बी सच बोले, मतलब दोनों सेम स्टेटमेंट नहीं दे सकता। इस केस में क्या होगा हमारा कि कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो ए सच बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या है कि व्हेन ए टेल्स ट्रूथ, यानी कि 3/4, एंड बी जो होगा हमारा वो ट्रूथ नहीं बोलेगा, फॉल्स बोलेगा, ठीक है ना, तो वो कितना है बी को फॉल्स बोलने का 1/6। या फिर ये भी हो सकता है कि ए ही जो है हमारा फॉल्स बोले, तो यानी कि 1/4, और बी जो है ट्रूथ बोले यानी कि 5/6। और ये दोनों को ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे तो बेसिकली कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/24 और प्लस 5/24, यानी कि 8/24, 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि दोनों का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और दोनों के स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्ट का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्ट तो दो ही केस में हो सकता है कि दोनों इंसान क्या होगा, स्टेटमेंट अलग अलग देगा, कि एक हो सकता है एक सच बोले एक झूठ बोले, या फिर ये भी हो सकता है कि फर्स्ट वाला झूठ बोले और सेकेंड वाला आपका सच बोले। तो एक क्वेश्चन था हमारा, सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखने से पहले क्या होता है ना कि सेकंड नंबर में यहाँ पे थोड़ा सा कोइंसिडेंस फैक्टर का यूज होता है, इसको लास्ट में देखते हैं, ठीक है ना। ये लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा पहले समझेंगे, उसके बाद इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख रहे हैं। हाँ, 3 में क्या बोला जा रहा है कि मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3/4, यानी कि एक मैन है ए, उसको सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है 3/4। ही थ्रो ए डाइस एंड रिपोर्ट दैट इट इज 6, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6, ठीक है ना, कि वो एक डाइस थ्रो होता है, थ्रो होगा तो क्या आएगा 1 से 6 तक कुछ ना कुछ आएगा, तो इधर 6 भी आ सकता है और 6 नहीं भी आ सकता है। तो ये मैन जो होगा वो क्या क्या केस बनेगा वो चीज़ देखते हैं। तो ए हो सकता है कि ए डाइस थ्रो किए तो 6 आया होगा और ए जो है हमारा सच बोला होगा, ठीक है ना, ए ट्रूथ बोला होगा, ए भी हो सकता है। या फिर ए भी हो सकता है कि ए 6 नहीं आया होगा और ए जो है इंसान ए झूठ बोल दिया होगा हमारा। एक मिनट, इसको थोड़ा सही नोटेशन से लिखते हैं। दो केस बना होगा हमारा। केस फर्स्ट हमारा क्या बना होगा कि 6 आया होगा, डाइस थ्रो हुआ तो, और ए जो है हमारा वो सही बोला होगा, ट्रूथ बोला होगा, मतलब सच बोला होगा
कि 6 आया तो 6 बता दिया, या फिर ये भी हो सकता है कि सेकेंड केस, क्योंकि दोनों केस में वो बता रहा है कि 6 आया था, कि ये भी हो सकता है कि 6 नहीं आया होगा, अब वो झूठ बोला होगा, ठीक है ना। अब इस केस में क्या बोला जा रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी देखें तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, एक डाइस को थ्रो करेंगे तो 1/6, और इसको सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है हमारा 3/4 है, और 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी इसमें कितना है हमारा 5/6, और इसको झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है हमारा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि सच बोलने का प्रोबेबिलिटी 3/4 है। अब इसमें बोला क्या जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6, मतलब ए 6 आया होगा, तो ए जो होगा हमारा ये फेवरेबल केस हो जाएगा। और टोटल केस कैसे हो सकता है, टोटल तो दोनों होगा कि 6 आया होगा वो सही बोला होगा, और 6 नहीं भी आया होगा वो झूठ बोला होगा, तो ये फेवरेबल केस हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखें तो फेवरेबल केस ये हो जाएगा हमारा 1/6 इंटू 3/4, और टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 इंटू 3/4, और प्लस ये भी हो जाएगा 5/6 इंटू 1/4, ठीक है। 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे 8 बच गया, ऊपर 3, यानी कि फाइनली आंसर जो होगा हमारा 3/8 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये जो भी क्वेश्चन है आपका PYQ से उठाया गया है, जो कभी ना कभी जेई मेन के आपके एग्जाम में पूछा गया था। जेई एडवांस का तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जेई मेन का क्वेश्चन है ये सब आपका। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक द ट्रूथ 4/5 वाइल द प्रोबेबिलिटी फॉर बी इज दिया हुआ है 3/4, ठीक है। दोनों का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है आपका 4/5 और बी का कितना दिया हुआ है 3/4, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर व्हेन आस्क्ड टू स्पीक अ फैक्ट, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करेगा उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसका दिया हुआ है, ए का 4/5, ए को सच बोलने का प्रोबेबिलिटी ये दिया हुआ है, तो झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी इसका कितना हो जाएगा हमारा 1/5 हो जाएगा। बी को सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, तो बी को झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा। अब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कब करेगा, इसका दो ही केस हो सकता है कि एक सच बोले एक झूठ बोले, या फिर आपको फर्स्ट वाला ही झूठ बोले और सेकंड वाला सच बोले। अगर ए और बी का बात किया जाए तो ये सही बोले और ये गलत बोले, या फिर ये भी हो सकता है कि ये गलत बोले और ये आपका सही बोले। तो अगर इसको देखा जाए तो इसका सही बोलने का चांस क्या है हमारा 4/5, और बी को झूठ बोलने का चांस 1/4, और इसको अगर देखा जाए तो ए को झूठ बोलने का चांस कितना है 1/5, और इसको सही बोलने का चांस कितना है 3/4। तो 20, और दोनों को ऐड कर देना है। कॉन्ट्राडिक्ट कब होगा कि आइदर ए केस हो और ए केस हो, तो जहाँ पे भी आइदर और का केस आता है तो मैथमेटिक्स में यूनियन होता है, यूनियन का मतलब ही प्लस होता है, तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4/20 और प्लस 3/20, तो ऐड करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 7/20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। क्लियर है। तो अभी जो भी क्वेश्चन था आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी कभी ना कभी जेई मेन और एक्चुअली जेई मेन में कभी ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है, पर पूछेगा तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन इसका कोई फार्मूला वगैरह नहीं होता, तो लैंग्वेज से कन्फ्यूजन होता है कि एक्चुअली यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे या फिर आपका बेस थ्योरम लगाएंगे। तो एक्चुअली देखा जा रहा है ना, तो ये सब टोटल प्रोबेबिलिटी लगाया जा रहा है कि ये जो ट्री डायग्राम बनाते थे हम लोग कि ए जो हो गया और जो ए वाला आपका है इवेंट ए हो गया और इसका होने का चांस, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते थे और फाइनल में टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता था कि सबको मल्टीप्लाई करके सारे पाथ को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करते थे ऐड कर देते थे। तो अभी तक जो भी आपका यूज आ रहा था वो टोटल प्रोबेबिलिटी का ही आ रहा था। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड हम अभी स्किप किए थे और वो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद वो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। और इसमें एक चीज आएगा,
फैक्टर ऑफ कोइंसिडेंस क्या होता है। ये जेई मेन के कभी ना कभी में पूछा ही गया था, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझते हैं कि ए स्पीक द ट्रूथ विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/4, ठीक है। एक इंसान ए है, वो सच बोलता है, 4 बार अगर बोलता है तो वो 3 बार सच बोलेगा और 1 बार झूठ बोलता है, ठीक है। एंड बी स्पीक द ट्रूथ विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/3, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा झूठ बोलता है, बेसिकली वो 70% 75% सच बोलता है, ये 66% सच बोलता है, ठीक है ना। मतलब ये ज़्यादा झूठा इंसान है। अब उसके सामने एक सिनारियो क्या रखते हैं कि डाइस इज थ्रो, बोथ असर्ट दैट द नंबर टर्न अप इज 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रूथ ऑफ देयर असर्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है और ध्यान से सुनिए। 2 इंसान है, एक इंसान ए है हमारा और एक इंसान हमारा बी है। ए 75% सच बोलता है और बी जो है हमारा 66% सच बोलता है। और दोनों के सामने एक डाइस को हम लोग थ्रो किए और थ्रो किए तो दोनों क्या बोलता है कि एक्चुअली 2 आया, 2 आया, ठीक है। अब बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रूथ ऑफ देयर असर्शन, जो बोला जा रहा है वो सच कितना है, ठीक है ना, कि दोनों जो बोल रहा है वो सच कितना है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो सकता है कि एक्चुअली जो डाइस थ्रो हुआ हमारा वो 2 आया होगा, दोनों को दोनों सच भी बोला होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि जो डाइस थ्रो हुआ हमारा 2 एक्चुअली आया ही नहीं होगा और दोनों को दोनों झूठ बोल दिया होगा कि नहीं नहीं 2 आया है, ये भी हो सकता है। तो दोनों को दोनों सच बोलने का पॉसिबिलिटी क्या है वही चीज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक 2 इवेंट मानते हैं हम लोग। जैसे एक इवेंट ए ले लेते हैं कि एक एस इवेंट ले लेते हैं। एस हमारा इवेंट है कि 2 एक्चुअली में आया, दोनों बोला कि 2 आया, बोथ असर्ट टर्न अप 2। दोनों क्या बोला कि हमारा जो डाइस पे है वो 2 आया, ठीक है ना। अब दोनों सच बोला या झूठ बोला ये नहीं है, पर बस एक इवेंट लिए जिसमें दोनों बोला कि 2 आया। और एक इवेंट ई ले लेते हैं हम लोग। एक इवेंट ई जो है वो एक्चुअली 2 आया, ठीक है। तो ई हमारा एक इवेंट है जो एक्चुअली जो हमारा डाइस थ्रो हुआ होगा उसमें 2 आया होगा। और अगर ई बार की बात किया जाए तो क्या हुआ होगा, डू नॉट टर्न अप 2 नहीं आया होगा, ठीक है। वही चीज बोला जा रहा है। अब इसमें ट्री डायग्राम देखते हैं कि ट्री डायग्राम हमारा कैसे बनता है, ठीक है ना। तो ट्री डायग्राम देखने से पहले हम लोग ये चीज देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी के बारे में बोला जा रहा है कि ए को सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है हमारा 3/4 है। तो ए को झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा हमारा 1/4 होगा। और बी को सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ हमारा 2/3 है। तो बी को झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा हमारा 1/3 होगा। अब इसको ट्री डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ठीक है ना। तो ट्री डायग्राम में क्या सिनारियो बनेगा कि जैसे डाइस को हम लोग थ्रो करवाते हैं, डाइस को थ्रो करवाएंगे तो डाइस अगर थ्रो होगा तो आइदर 6 आया होगा या फिर 6 नहीं आया होगा, 2 ही केस बनेगा। तो 6 अगर आएगा एग्जैक्टली तो ए इवेंट ए होगा हमारा। ए इवेंट को तो वही माने ना कि एक्चुअली 2 आया। और अगर 6 नहीं आया होगा तो ए बार इवेंट होगा, सॉरी ई इवेंट होगा और ई बार इवेंट होगा। वही चीज तो हम लोग कंसीडर किए ना कि ई एक्चुअली ई जो इवेंट है हमारा वो क्या है कि 2 आया होगा, एक्चुअली 2 आया होगा। और ई बार जो इवेंट है हमारा वो क्या है 2 बार नहीं आया होगा, ये कॉम्प्लीमेंट है। और एस जो इवेंट है हमारा है कि बोथ ए सर टर्न अप 2, मतलब दोनों बोला है कि 2 आया है, ठीक है। तो 2 आया है तो दोनों में झूठ भी बोल सकता है वो और वो सच बोल सकता है। तो इसका अगर सिनारियो देखा जाए तो अगर ई इवेंट होने का सिनारियो क्या हो सकता है हमारे पास कि अगर एक इवेंट ई हो रहा है तो ई होने का सिनारियो क्या हो सकता है कि डाइस थ्रो किए होंगे और 6 आया होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ई की बात किया जाए तो कितना होगा 1/6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा हमारा 5/6 हो जाएगा कि हमारा 6 नहीं आया होगा तो नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा हमारा 5/6 होगा, ठीक है।
तो दो केस में क्या हो सकता है, एक केस हो सकता है कि डाइस थ्रो हुआ होगा और 6 आया होगा और दोनों के दोनों इंसान सच बोला होगा, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि डाइस थ्रो हुआ होगा, 6 नहीं आया होगा और दोनों के दोनों इंसान झूठ बोला होगा। तो देखिए इसको हम लोग नोटेशन के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नहीं है, दो आया होगा उसका प्रोबेबिलिटी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इज दो आया होगा व्हेन ई जो ऑलरेडी हैपेंड। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों को दोनों सच बोलेगा। तो सच कैसे बोल सकता है, क्या इधर ए P1 इंटू P2 होगा। P1 P2 कहां से आ गया एक्चुअली इसमें, कि ए भी सच बोला होगा और बी भी सच बोला होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना था हमारा 3/4 और बी को सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना था 2/3 था, कि एक इंसान ए भी सच बोला होगा और दूसरा इंसान बी भी सच बोला होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन ई बार इज ऑलरेडी हैपेन, तो दोनों के दोनों इंसान झूठ बोला होगा। तो झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा हमारा, कि सच बोलने का ए का प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी फर्स्ट भी हमारा झूठ बोला और सेकंड इंसान भी झूठ बोला, यानी कि 1/3। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है वो चीज देखिए। दिक्कत ये होता है कि डाइस थ्रू होता है ना, तो एक 2 आया और दोनों का दोनों सच बोला। सच बोलने का चांस तो एक ही है ना, सच बोलने का पाथ एक ही चीज है। किसी भी चीज को अगर सच बोल रहे हैं तो उसका एक ही चांस होता है, मतलब एक ही पाथ होता है कि जो है वो बोल दिए। पर झूठ बोलने का ऑप्शन तो बहुत सारा होता है ना, कि एक्चुअली डाइस जो थ्रो हुआ तो 2 नहीं आया होगा, तो 2 नहीं आया होगा तो बहुत सारी चीजें भी आ सकता है ना, कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि सिनारियो क्या लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो 2 आया होगा। इसका तो एक ही केस है कि 2 आया होगा और दोनों के दोनों सच बोला होगा। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि जब झूठ बोल रहा होगा दोनों इंसान, तो यहाँ पे 2 नहीं आया होगा। तो 2 नहीं आया होगा तो कोई और आया होगा, आइदर 1 आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा, 5 आया होगा या फिर आपको 6 आया होगा। पर एक ऐसे हो सकता है कि दोनों के दोनों इंसान सेम झूठ बोल सकता है, वो तो दोनों का दोनों अलग भी बोल सकता है ना। एक बोलेगा कि नहीं एक्चुअली 3 आया होगा, वो बोल दिया होगा 2 आया होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि 5 आया होगा, बोलेगा कि 2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कि इसके पास कितने ऑप्शन था झूठ बोलने का, 5 ऑप्शन था, लेकिन एक बोला झूठ आपका तो 1/5। और बी के पास भी कितना ऑप्शन था झूठ बोलने का, 5 ऑप्शन था, तो एक झूठ बोला 1/5। और इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ कोइंसिडेंस। और यही एक चीज ऐड होता है बेसिकली। तो यहाँ पे देखा जाता है कि अगर प्रोबेबिलिटी की बात किया जाए तो झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। कि एक ही इंसान, बहुत कम चांस होता है कि 2 या 2 से अधिक इंसान झूठ बोले, ठीक है ना। तो यही चीज कोर्ट में मल्टीपल गवाह बुलाए जाते हैं, मल्टीपल विटनेस को बुलाया जाता है, ताकि उन लोग का स्टेटमेंट जो होता है वो देखा जाता है कि अगर एक इंसान झूठ बोलने का पॉसिबिलिटी जो होता है वो होता है, लेकिन एक से ज़्यादा इंसान एक ही झूठ को अगर बोला जाए तो बहुत कम चांस हो जाता है। तो वही जज होते हैं ना, वो चीज़ देखते हैं कि एक अगर ये बात झूठ है तो बहुत सारे इंसान मिलके एक साथ झूठ नहीं बोल सकते, तो उसका पॉसिबिलिटी जो होता है वो बहुत कम होता है। इसीलिए हमारे कोर्ट में जो होता है ना, मल्टीपल गवाह बुलाए जाते हैं, कि अगर एक गवाह से सेटिस्फाइड नहीं है तो एक से ज़्यादा गवाह बुलाए जाते हैं। हाँ, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो चीज़ देखते हैं। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रूथ ऑफ देयर असर्शन, दोनों के सच बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ये तो बेस थ्योरम हो गया हमारा कि सच बोलेगा तो फेवरेबल केस ए हो गया, मतलब इस पाथ का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो इस पाथ का प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि ए पाथ हमारा ये हो गया 3/4 और सच आएगा तो सच ए भी तो है ना, 1/6 भी होना चाहिए हमारा, कि 1/6 ई तो हैपन ऑलरेडी हो चुका है ना यहाँ पे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 1/6 इंटू 3/4 इंटू 2/3, कि ये पूरा पाथ ये हो गया। और टोटल हम लोग, तो टोटल क्या होता है, ये हो जाएगा कि 1/6 इंटू 3/4 इंटू 2/3।
3 और प्लस इसमें भी हो जाएगा हमारा 5/6 आई इंटू 1/4 आई इंटू 1/3। ठीक है, एक्चुअली इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करते हैं कि अगर जो ट्रूथ ऑफ देयर असर्शन देखा जाएगा तो ट्रूथ वाला तो ये हो गया ना हमारा कि 1/6 होगा, कि हमारा डाइस हुआ और 6 आया, और दोनों सच बोला होगा 3/4 इंटू 2/3। और टोटल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 1/6 इंटू 3/4 इंटू 2/3, और प्लस ये भी हो जाएगा हमारा कि 5/6 इंटू 1/4 इंटू 1/3, और ये हो जाएगा मल्टीपल कोइंसिडेंस की 1/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स है 1/5 इंटू 1/5। ठीक है, और इसको जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो है हमारा, ये क्या है, बेस थ्योरम ही तो है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ऐड जो हो गया, ये हो गया फैक्टर ऑफ कोइंसिडेंस। ठीक है ना, तो वो चीज़ देखना होता है कि अगर पाथ के बारे में पूछा जाएगा तो बेस थ्योरम का यूज होगा, और ये जो फैक्टर ऑफ कोइंसिडेंस कि झूठ बोलने का कितना पॉसिबल हो सकता है, झूठ बोलने का कितना ऑप्शन है, उसको हम लोग उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, सच बोलने का तो एक ही ऑप्शन होता है ना, कि जो सच है वो सच है, लेकिन झूठ बोलने का तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ये जो है हमारा, इसमें क्या बोला जा रहा है कि ए स्पीक ट्रूथ 3 टाइम्स आउट ऑफ 4। ठीक है, मतलब एक इंसान ए है, उसको सच बोलने का कितना चांस है, 3/4 है। ठीक है, बी जो है, इंसान बी जो है हमारा, वो 7 ट्रूथ बोलता है आउट ऑफ 10, तो 7/10 हो जाएगा। दे बोथ एसर्ट दैट अ वाइट बॉल हैज बीन ड्रॉन। ठीक है, अ बैग कंटेनिंग 6 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर। एक बैग है, उसमें 6 डिफरेंट कलर का बॉल है, 1 2 3 4 5 6। मान लेते हैं ये रेड कलर का है, ये ब्लू है, एक ग्रीन है, ये एक वाइट है, एक येलो है, और एक आपका ऑरेंज है। ठीक है, ये चीज़ है डिफरेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रूथ ऑफ देयर असर्शन। ठीक है ना, ये सेम क्वेश्चन है कि सच बोलने का चांसेस क्या है। तो यहाँ पे 2 इंसान है, एक इंसान ए है, मान लेते हैं एक इंसान ए है, और एक इंसान यहाँ पे बी है। ठीक है, और एक इंसान सी मान लेते हैं, जो एक बैग से बॉल को पिक किया और वो दोनों को दिखा दिया कि देखो क्या कलर है। ठीक है ना, और वो उससे हम पूछ रहे हैं, क्या स्टेटमेंट ले रहे हैं ए के बारे में कि हाँ बताओ बॉल किस कलर का है। तो ए जो बोला वो बोला कि वाइट कलर का है। ठीक है, बी भी बोला कि वाइट कलर का है, पर वो तो गलत भी हो सकता है ना, कि हो सकता है कि एक्चुअली में वाइट आया होगा, जो सी दिखाया होगा वो बॉल एक्चुअली में वाइट कलर का होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि वाइट नहीं होगा, लेकिन दोनों इंसान झूठ बोल रहा होगा। तो एक हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वाइट आया होगा, और ए और बी जो होगा हमारा, वो क्या हो रहा होगा, सच बोल रहा होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि वाइट नहीं आया होगा और दोनों इंसान झूठ बोल रहा होगा, यही 2 केस बन रहा होगा। ठीक है ना, तो सच बोलने का पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि वाइट आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जैसे उसमें 6 आने का प्रोबेबिलिटी देख रहे थे, तो वाइट आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 6 बॉल है, तो 1/6 हो जाएगा। और इसको सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 3/4 और इंटू 7/10 है। अब इसमें देखते हैं कि झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, कि वाइट नहीं आया होगा, तो वाइट नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 5/6 है। जैसे उसमें डाइस था, इसमें 6 बॉल है, सिंपल सी बात है, और इसमें क्या हो जाएगा झूठ बोलने का 1/4 और इसमें 3/10। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर ऑफ कोइंसिडेंस भी मल्टीप्लाई होगा, कि एक्चुअली जो बॉल पिक किया वो वाइट नहीं था, तो कोई ना कोई कलर होगा ना, तो उसको झूठ बोलने का कितने ऑप्शन है, कि वाइट नहीं आया होगा यहाँ पे, कि अगर वाइट नहीं आया होगा तो उसके पास 5 ऑप्शन है। ठीक है ना, झूठ बोलने का कोई भी कलर आया होगा, लेकिन उसको हर कलर को वाइट बोला होगा कि वाइट ही आया होगा, वाइट ही आया होगा। उसको रेड भी आया होगा तो वाइट ही बोलेगा, ऑरेंज भी आया होगा तो वाइट ही बोलेगा, यानी कि उसके पास 5 ऑप्शन है झूठ बोलने का। कितने में, तो एक झूठ बोलेगा आउट ऑफ 5 में ए, और बी भी एक झूठ बोलेगा आउट ऑफ 5 में। तो इसी को तो फैक्टर ऑफ कोइंसिडेंस बोलते हैं ना, तो इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ
ट्रूथ ऑफ देयर असर्शन, मतलब दोनों को सच बोलने का चांस क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, सच बोलेगा तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे कि सच ऊपर वाला फेवरेबल केस हो गया, यानी कि 1/6 इंटू 3/4 इंटू 7/10। और झूठ क्या हो गया, झूठ का ये टोटल क्या हो जाता है, टोटल सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है। तो सच का ये हो गया 1/6 इंटू 3/4 इंटू 7/10, और प्लस ए वाला भी हो गया 5/6 इंटू 1/4 इंटू 3/10, और फैक्टर ऑफ 1/5 का होल स्क्वायर कोइंसिडेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो कैलकुलेट करके आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यही था आपका वैल्यू ऑफ टेस्टिमनी। ठीक है, तो इस पे 4-5 क्वेश्चन देखे हम लोग और इसका कंसेप्ट समझे। इसका कोई फार्मूला नहीं है, अगर जो भी आपको डायरेक्ट पूछता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते हैं, और वो बेसिकली वो कॉन्ट्राडिक्शन का और सेम स्टेटमेंट का पूछा जाता है। और अगर ट्रूथ का एक यहाँ पे स्टेटमेंट बेसिकली पहले ही दे दिया गया है कि वाइट बॉल हैज बीन ड्रॉन, और जो चीज़ पहले ही दे दिया जाता था तो आपको याद होगा बेस थ्योरम में, वो बेस थ्योरम में जाता था, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता था वो टोटल प्रोबेबिलिटी में जाता था। ठीक है, पर इसमें एक थोड़ा सा चेंज आता है कि फैक्टर ऑफ कोइंसिडेंस से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि इसको झूठ बोलने का ऑप्शन बहुत सारा आ जाता है, तो वो भी इग्नोर नहीं कर सकते ना, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये था आपका वैल्यू ऑफ टेस्टिमनी। और नेक्स्ट आपको लेक्चर में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो चीज़ देखेंगे, फिर स्टैटिक्स से क्या आता है आपका रिलेटेड प्रोबेबिलिटी, तो वो चीज़ देखेंगे।